हेलो पार्टिसिपेंट्स, मेरा नाम है सुशील और आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का जो थर्ड सेशन है उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, हमने पहले दो सेशन में क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद हो, कि अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन में कितने स्टेप होते हैं। सर तीन आपने बताया था, एक बुक कीपिंग, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और तीसरा टैक्सेशन। और सेकंड सेशन में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने बुक कीपिंग को इन डिटेल समझा है। याद है आपको? अगर हमने नहीं अटेंड किया तो एक बार आप रेफर कर लें। ठीक है, तो सर आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं ना, कि जो सेकंड और थर्ड जो आपका स्टेप है अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट है। और ये डिस्कस होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेशन से इमीडिएटली हम जो है प्रैक्टिकल केस स्टडीज कंसीडर करेंगे। सर केस स्टडीज मतलब हम जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं जो कंपनीज में हमें जाके हैंडल करनी है, ठीक है, उसको हम एक बेसिकली केस स्टडीज़ के थ्रू, जो हमारे क्लाइंट्स के केस स्टडीज़ हैं उसके थ्रू हम बेसिकली उसको जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं एक कुक हूँ और मुझे गाजर का हलवा बनाना सीखना है, तो सर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यूट्यूब पे गया और मैंने गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं मैंने देख लिया, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा। सर क्या मैं हलवा बनाना सीख गया? नहीं, आप वो खाली आप देख के समझ गए। लेकिन अगर आपको हलवा बनाना एक्चुअली सीखना है तो आपके पास गाजर और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो होने चाहिए, और आपको खुद वो एक बार हलवा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पहली बार बनाएंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, है ना। क्योंकि जब आप एक्चुअली कंपनीज में जाएंगे और वहाँ पे आपको बोल दिया गया कि अब गाजर का हलवा बनाओ, तो आपके अंदर से वो डर निकल जाना चाहिए कि यार ये गाजर का हलवा बनता कैसे है ना। तो सर हम ये जो तीनों जो प्रोसेस, आज हम जो थर्ड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम केस स्टडीज़ के थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज़ कंसीडर करेंगे। जैसे हम डिफरेंट पहले इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक आपका सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, है ना, या फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो ये सभी इंडस्ट्रीज में अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या इसमें डिफरेंस है, उसको समझेंगे अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू, है ना। इसके बाद हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंटिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे, लाइक एक प्रोप्राइटर में कैसे अकाउंटिंग होगा, एचयूएफ में कैसे होगा, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में कैसे होगा, कंपनी लेवल पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एज पर द अकाउंटिंग इज कंसर्न, या लिमिटेड कंपनी उसमें कैसे ध्यान रखना है ना, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को जब तक हम केस स्टडीज़ के थ्रू नहीं समझेंगे ना, तो ये एक ऐसे ही हो गया कि बस हमने सर समझ लिया ओवरव्यू, नहीं, हमें इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी ये केस स्टडी सॉल्व करनी है अगर आपको एक्चुअली अकाउंटिंग सीखना है। अगर आप खाली वीडियो देख के आप सोचेंगे कि सर मुझे सब चीज़ आ गया, तो सर एक वहम है। ठीक है, तो सर हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ज़रूरत इसके लिए पड़ेगी क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो आपके सामने चॉइस नहीं होगी कि मुझे प्रोप्राइटर में काम करना है, मुझे एचयूएफ में काम करना है, मुझे कंपनी में काम करना है, या फिर मुझे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करना है, फिर मुझे सर्विस इंडस्ट्री में काम करना है, या फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना है। आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। मतलब सर, मतलब लोगों जो जॉब ढूंढने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और जो वैकेंसीज है वो कम है। एक वैकेंसी के लिए हो सकता है 10, 20, 30, 40, 100 लोग जा रहे हैं, तो 100 में भी आप अलग रहो। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि यार ये कौन सी कंपनी, इसका अकाउंटिंग में कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, मुझे क्लियर है, आप मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं आपको पूरा अकाउंटिंग अप टू बैलेंस शीट तक मैं आपको करके बता सकता हूँ। ये एटीट्यूड तब आएगा ना जब आप वो इस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस से ही हम ये चीज़ें एक्चुअली सीख सकते हैं। ठीक है, तो सर हम आज का सेशन स्टार्ट करें डेफिनेटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में, हम हमारा जो सेकंड स्टेप था, आपको याद है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, करेक्ट है, इसको हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब सिंपल लेमन लैंग्वेज में, सर बुक कीपिंग का मतलब आपने बताया था खाना बनाना, है ना, खाना बनाना, खाना बन चुका है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है आपको अब खाने को सर्व करना है। सर्व करना इन द सेंस, अब आपको खाना ये परोसना है। परोसेंगे किसमें? सर थालियों में परोसेंगे, प्लेट्स में परोसेंगे। तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं। कौन से? पहला प्लेट आपका बैलेंस शीट, दूसरा प्लेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा प्लेट है कैश फ्लो। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे आपके बाउल्स मिलेंगे आपको, है ना, करेक्ट है। लेकिन ये 3 मेजर प्लेट्स हैं जो आपको हर एक कंपनी के, हर एक एंटिटी के फाइनेंशियल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब सर ये बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये पीएनएल कैसे बनाना है, फिर कैश फ्लो कैसे बनाना है, कुछ फॉर्मेट है या हमें कुछ फॉर्मेट फॉलो करना है क्या? तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये अलग अलग हम कैटेगरीज में आगे डिस्कस करेंगे, है ना, करेक्ट है। हम जो है एक इंडिविजुअल के सिचुएशन में कैसे होता है, एक फर्म की सिचुएशन में कैसे होता है।
फॉर्म मतलब मैं LLP भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक कंपनी के लेवल में कैसे होगा, है ना, करेक्ट। हम तीनों कैटेगरी को, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी लाइक HUF हो गया, है ना, करेक्ट है, LLP प्राइवेट लिमिटेड, है ना, OPC वगैरह, है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटी 3 जो मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, खास करके कंपनी की बात करूँ, तो कंपनी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, कंपनी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं शेड्यूल 3। क्या बोलते हैं? शेड्यूल 3 बोलते हैं। तो जब हम कंपनी का फाइनेंशियल बनाते हैं तो किसमें बनाते हैं? शेड्यूल 3 में बनाते हैं। लेकिन अगर अदर देन कंपनी की बात करें, इंडिविजुअल फॉर्म, तो उनके लिए फॉर्मेट इंट्रोड्यूस तो किया गया है लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया, अभी तक नोटिफाइड कंपलसरी नहीं। आप फॉलो करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। इसके लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे जो नॉन कंपनीज हैं वो अपना जो फाइनेंशियल लाइक बैलेंस शीट, पेनल वगैरह वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी बनाते हैं, जिसको T फॉर्मेट बोलते हैं। जो अपने कॉलेज या आपके किसी काम करने टाइम किसी एंटिटी वगैरह में देखा होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, है ना। लेकिन कंपनीज में आपको शेड्यूल 3 मतलब आपको वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। क्लियर है? तो सर हम लोग विदाउट फॉर्मेट वाला भी डिस्कस करेंगे और फॉर्मेट वाला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से निकलो तो आपके अंदर डर निकल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सर मुद्दे की बात है कि जब आपने बुक कीपिंग सिखाया था तो आपने बोला था कि बुक कीपिंग में 3 चीज़ें याद रखो आपके, पर्सनल का रूल, रियल का रूल और नॉमिनल का रूल, ये आपने याद रखने के लिए बोला था। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए है स्टैंडर्ड्स। क्या है? स्टैंडर्ड्स। सर स्टैंडर्ड्स मतलब खाना सर्व करने का तरीका। अब कैसे सर्व करेंगे, कितनी क्वांटिटी में सर्व करेंगे, कब सर्व करेंगे। जैसे अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं और पहले आपने स्वीट सर्व कर दिया, क्या सही तरीका है? नहीं सर, पहले सर्व किया जाता है स्टार्टर, फिर सर्व किया जाता है मेन कोर्स, फिर आपका आता है स्वीट्स, है ना, ये तरीका है। और स्टार्टर भी आप मेन कोर्स की तरह सर्व थोड़ी ना करेंगे, वो तो उसको स्टार्टर की तरह करेंगे ना, करेक्ट है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मेन कोर्स की होगी। सर स्वीट्स को क्या मेन कोर्स की तरह हम सर्व करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो सर किस चीज़ को कब सर्व करना है, कितनी क्वांटिटी में सर्व करना है और कौन से प्लेट में सर्व करना है, ये आपको कौन बताएगा? स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड मतलब रूल एंड रेगुलेशन कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करना है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, जिसको हम गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैप, जो आपकी इन जनरल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, करेक्ट है, जो बेसिकली हम स्टैंडर्ड के रूप में जानते हैं। तो सर अगर मैं इंडिया में किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे कौन सा गैप पूछा जाएगा? तो आप इंडिया के किसी कंपनी में गए तो आपको सबसे पहले इंडियन गैप पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंडियन गैप, ठीक है। सर ये जो गैप है, इसी कोई लिस्ट है, कोई नंबर्स है? डेफिनेटली अगर हम नंबर के हिसाब से तो 29 है, लेकिन अगर हम काउंट करें उसको तो वो 27 स्टैंडर्ड है। कितने स्टैंडर्ड है? 27 स्टैंडर्ड है, ठीक है, करेक्ट है, 27 स्टैंडर्ड है। हम इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड वाले टॉपिक में। अभी हम स्टैंडर्ड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ पे अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये 27 जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सब मुझे पता होना चाहिए, डेफिनेटली सब पता होना चाहिए। क्यों सब पता होना चाहिए? सर जब आप खाना सर्व करेंगे, किसी होटल में काम करें, तो होटल में आपके 1000 टाइप के मेन्यू हैं, तो अगर आपने लिखा है तो आपको तो पता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, करेक्ट है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे यही नहीं आता। अगर किसी कुक को आप बोलेंगे अरे आज चाय बनाना है, तो क्या बोलेगा? सर चाय बनाना मुझे आज याद नहीं आ रहा है, मैं पहले पढ़ के आता हूँ। नहीं, अगर आप कुक है तो किसी समय कुछ भी आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है, एटलीस्ट इंडियन डिशेज। मैं फॉरेन के डिशेज की नहीं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट जो इंडिया में खाई जाती है, जो अपने मेन्यू में लिखा है। तो अपने मेन्यू में लिखा है ना मैं अकाउंटेंट हूँ, तो सर ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, बाय हार्ट करना है, एटलीस्ट नंबर्स, है ना, करेक्ट है। तो सर ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाऊँ, ठीक है, कभी अगर अपनी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा हो, किसी भी कंपनी का, है ना, तो एनुअल रिपोर्ट आपको 1-2 पेज का नहीं मिलेगा। कभी ध्यान से देखना, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिल जाएगा? BSE की वेबसाइट पे जाओ, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे आप फाइनेंशियल ढूंढो, जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनके आपको फाइनेंशियल मिल जाएंगे, या उनकी वेबसाइट पे जाओ, रिलायंस है, टाटा, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनीज है ना, करेक्ट है, जाओ उनके वेबसाइट पे जाके फाइनेंशियल देखो। तो जो एनुअल रिपोर्ट आप देखोगे ना वो 200-250 पेज का होता है। सर 200-250 पेज में लिखते क्या हो? क्योंकि P&L तो आपका 1-2 पेज का हो गया, बैलेंस शीट 1-2 पेज का हो गया, कैश फ्लो 1-2 पेज का हो गया, तो मैक्सिमम 6 से 7 पेज में आपका पूरा एनुअल रिपोर्ट बनना चाहिए। सर ये जो आपने एनुअल रिपोर्ट जो आपने फाइनेंशियल बनाया है, ठीक है, करेक्ट है, वो फाइनेंशियल बनाने के लिए आपने क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन फॉलो किया है, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, और वो कहाँ बताया गया, क्या लिखना होता है, वो यही स्टैंडर्ड में बताया गया है।
है ना। तो स्टैंडर्ड पता होना आपके लिए मस्ट है। स्टैंडर्ड मतलब सिंपल तरीके से ग्रामर। अगर जैसे आप कोई भाषा सीखते हो, इंग्लिश, तो सर इंग्लिश में मैंने एबीसीडी सीख लिया, तो क्या मैंने सेंटेंस बनाना सीख लिया? नहीं, आपने वर्ड्स बनाना सीखा, स्पेलिंग सीख ली। लेकिन सर अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो तो आपको फिर सीखना पड़ेगा फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, है ना। उसमें भी फिर आपके 4 सब कैटेगरीज हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, करेक्ट है। सो ये जो सेंटेंसेज हैं ये हम तभी बना पाते जब हमें ग्रामर्स पता हो, ठीक है, करेक्ट है। तो सेम वे हमें अगर अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करना, अगर हमें अकाउंटेंट बनना है, ना कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हम खाली सेल एंड परचेज की एंट्री कर रहे हैं, है ना, करेक्ट नहीं, हमें सर अकाउंटेंट बनना है, तो हमें ये स्टैंडर्ड पता होना ही चाहिए, मस्ट है ना, करेक्ट है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो उसको याद करने का तरीका ढूंढो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है, अगर आप इंडिया में ऐसी कंपनी में गए जो लिस्टेड है, जो क्या है, लिस्टेड है, जो लिस्टेड है, या फिर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कंपनीज, मैंने खास करके वर्ड लिखा है कंपनीज, अदर देन कंपनीज नहीं, कंपनीज, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, करेक्ट है। या लिस्टिंग के प्रोसेस में, मतलब जैसे वो लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, कभी आपने सुना होगा बहुत सारी जो स्टार्टअप है वो अपना आईपीओ निकालने का प्लान करती है, इनिशियल जो पब्लिक ऑफर होता है। तो सर जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या लिस्ट होने की प्रोसेस में जा रही है ना, करेक्ट है, तो वो कंपनीज, या फिर जो अनलिस्टेड है, करेक्ट है। अनलिस्टेड में भी मैं क्या वर्ड यूज करूंगा सर, कंपनी वर्ड यूज करना, कंपनी मतलब मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एंड फर्म को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं अगर उनका नेटवर्थ अगर 250 करोड़ के ऊपर है, 250 CR, कितना सर, 250 CR से अबव है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर उस सिचुएशन में आप फिर इंडियन गैप से आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपको वहां पे पूछा जाएगा इंडीएस। क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा इंडीएस, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, न्यू इंडियन स्टैंडर्ड, इंडीएस, है ना। तो सर एज फार द इंडिया इज कंसर्न, अगर आप भारत में जॉब ढूंढ रहे हो कहीं पे भी, तो आप इंडियन गैप और इंडीएस ये आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सर अगर आप समराइज करो तो मुझे इंडियन गैप कहाँ पूछा जाएगा? फॉर्म, इंडिविजुअल, LLP वगैरह। और इंडीज कहाँ पूछा जाएगा? खास करके लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है। और जो अनलिस्टेड है, करेक्ट है, उनका मुझे नेटवर्क देखना है। अगर वो बड़ी कंपनीज है जिनका नेटवर्क 250 करोड़ से अबव हो चुका है, तो वहाँ पे मुझे इंडीज पता होना चाहिए। तो सर अगर मैं बड़ी कंपनीज को टारगेट करना चाहता हूँ तो सर मुझे इंडीज तो पता ही होना चाहिए, डेफिनेटली, फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बैलेंस शीट हाथ लगाने के लिए ही नहीं दिया जाएगा, आपको पहले पूछा जाएगा इंडीज पता है क्या आपको, ठीक है। तो सर ये दोनों स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड पता है, ठीक है, तो आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड का मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि कैश फ्लो बनाना है, क्या बनाना है? कैश फ्लो बनाना है, तो सर कैश फ्लो बनाना है, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा होगा, लिखा है ना सर। अगर इंडियन गैप की बात करें तो वहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, और इंडीज की आप बात करें तो वहाँ पे लिखा है इंडीज 7 में, डेफिनेटली, है ना। या मैं बात करूँ कि सर आपको किसी भी फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर डेप्रिशिएट करना है, उसका एक मेथड होता है SLM, एक होता है WDV, है ना। इसके अलावा भी 2-3 मेथड और हैं, है ना। तो ये एक मेथड कहाँ पे डिफाइंड है? तो सर अगर मैं इंडियन गैप में जाता हूँ तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में है, और मैं इंडीएस में जाता हूँ तो इंडिया 16 है ना, करेक्ट है। तो सर ये स्टैंडर्ड नहीं पता है ना आपको, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे। जैसे टैक्स के लिए क्या पता होना चाहिए? सेक्शंस। उसी तरह आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए क्या पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड्स जो है ना वो आपके अकाउंटिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, आपको अकाउंटेंट बनाता है ना। तो सर हम लोग जो है फिलहाल ये जो पूरा फाइनेंशियल है, करेक्ट है, वो कंप्लीट होने के बाद हम इंडियन गैप को भी अलग से डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट मॉड्यूल में, और इंडीज को भी डिस्कस करेंगे एक अलग मॉड्यूल में, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये इसको सीखे बिना आपका अकाउंटिंग अधूरा है, क्लियर है। तो सर यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट कौन से डेट का होता है? सर बैलेंस शीट पूरे साल का नहीं होता, बैलेंस शीट एक दिन का होता है, इसलिए हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि हम यहाँ पे जो फिजिकल ईयर फॉलो करते हैं इंडिया में, फिजिकल ईयर, वो हम क्या फॉलो करते हैं? वो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च, तो हमारा एज ऑन 31 मार्च होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो फॉर द ईयर होता है,
ठीक है, करेक्ट है। अगर हम कंपनी की बात करें खास करके, तो वहाँ पे तो हमें शेड्यूल 3 में तो बोला गया है कि आपको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की भी वैल्यूज देनी है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है, कुछ रेशियोज भी देनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रेशियोज वगैरह, है ना, करेक्ट है। तो वो भी आपको देना है, करेक्ट है। जब हम केस स्टडीज करेंगे तो इन चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट मेथड से बनाओ या इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, ठीक है, वो भी बनाएंगे फॉर द ईयर का, है ना। तो सर इन शॉर्ट्स मुझे सेकेंड स्टेप जो है अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का, उसमें मुझे जो है डेटा को प्रेजेंट करना है। और डेटा प्रेजेंट करने के लिए मुझे कम से कम क्या पता होना चाहिए, इंडियन गैप और इंड AS, ठीक है, करेक्ट है। और अगर मैं ग्लोबल लेवल पे ट्राई करना चाहता हूँ, मतलब ऐसी कंपनी जो फॉरेन की है, जो इंडिया में काम कर रही है, तो वहाँ पे हो सकता है मुझे इंडिया में कुछ लोग IFRS भी पूछे, आपने वर्ड सुना होगा IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। और आपका US गैप, है ना, क्योंकि जो US की कंपनीज हैं, क्योंकि जो मेजर कंपनीज लाइक गूगल, आपका आप बोलो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, करेक्ट है, ये सब कंपनी कहाँ की है, US बेस है ना। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग होता है वो US गैप के हिसाब से होता है, तो आपको US गैप भी पूछा जा सकता है। बट उतना सीखने के पहले एटलीस्ट ये 2 तो पता हो आपको, तो कम से कम एटलीस्ट जो इंडियन कंपनीज हैं उनको आप बहुत अच्छे से टारगेट कर पाओ, क्योंकि आप अकाउंटेंट बनो तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि सर मैं वन मैन शो पूरा अकाउंटिंग हैंडल कर सकता हूँ। मतलब आप अगर आप 8 घंटा जॉब करोगे तो आप हर चीज़ नहीं हैंडल करोगे, लेकिन अगर एक टीम आपको दे दी गई, तो एक बंदा बुक कीपिंग कर रहा है, एक बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसको मैनेज तो कर पाओगे। वन मैन शो का मतलब वो होता है यू आर द मैनेजर, है ना, करेक्ट है। तो उस लेवल पे आपने को सीखना है। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और अगले सेशन में केस स्टडीज भी समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको जो फाइनेंशियल का थर्ड एंड फाइनल स्टेप है वो है टैक्सेशन का। सर अकाउंटिंग में टैक्सेशन कहाँ से आ गया, टैक्सेशन क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो? कभी आपने किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा है, कभी देखा है कभी? सर हाँ देखा है सर। वहाँ पे कभी देखा आपने, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना, और फिर उसमें से लेस किया जाता है टैक्स एक्सपेंस लेस करते हो, है ना, करेक्ट है, टैक्स एक्सपेंस लेस करते हो। और फिर आपका आता है नेट इनकम, या फिर आप उसको बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो सर मैं बताना ये चाहता हूं कि जब तक आप टैक्स प्रॉपर नहीं कैलकुलेट करोगे तो तब तक तो आपका प्रॉफिट भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमें रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करना होता है, रिटेन अर्निंग्स अपने बैलेंस शीट में, है ना। तो ये तब तक सही नहीं आएगा जब तक मेरा टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ट्रांसफर करना है। तो सर यहाँ पे आपको टैक्स की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब टैक्स में कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपका GST है, ठीक है, वो तो थ्रू आउट द हम केस स्टडीज पढ़ेंगे कि एंट्री में कैसे उसका इंपैक्ट आएगा अलग अलग इंडस्ट्री वाइज, है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैं खास टैक्स एक्सपेंस लिख रहा हूँ, ये जो ये वाला टैक्स का जो स्टेप है, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। किसका? इनकम टैक्स 1961, ठीक है। अगर ये आपको सही से नॉलेज है तो फिर आप जो है बेसिकली टैक्स बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, SAT बोलते हैं, ठीक है, SAT बोलते हैं। इसके बाद आपको इस टैक्स एक्सेस में एक और टैक्स होता है जिसको हम डिफर्ड टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, DT, ठीक है। लेकिन ये DT एक्चुअली इनकम टैक्स में नहीं है, तो द DT आपका स्टैंडर्ड में है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली टैक्स नहीं है, ये डिफरेंस क्रिएट होता है। हमने DT का एक सेशन भी अपडेट किया हुआ है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। हम भी एनुअल सेशन में DT इस केस स्टडी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों टैक्स होने के बाद ही आपका टैक्स एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो सर आपको टैक्स एक्सपेंस के लिए आपका SAT और DT, और अगर हम SAT करते हैं तो उस टाइम पे आपके 2 और टैक्सेस उसके साथ रिलेट हो जाते हैं। एक तो आपका एडवांस टैक्स, क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के अबव गई तो आपको सेक्शन 208 के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी पे मैट एप्लीकेबल होता है, या फिर आपकी एंटिटी पे, मैं एंटिटी यूज कर रहा हूँ क्योंकि अदर देन कंपनी के ऊपर लगता है AMT, तो सर आपको वहाँ पे AMT भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो इन शॉर्ट टैक्स में मुझे ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैं सही से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। फिर उसमें से आपको डिविडेंड देना, या फिर आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, या फिर आपका बोनस शेयर्स देना, है ना, क्योंकि यही जो अमाउंट होता है इसी पे हम जो हमारे ओनर्स होते हैं इक्विटीज या प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, उसको बेनिफिट यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको अकाउंट्स एंड टू एंड हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब नेक्स्ट सेशन में केस स्टडी कंसिडर करेंगे तो मैं ये स्टेप को भी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन एक सिंगल केस स्टडी से नहीं, हमें मल्टीपल केस स्टडीज से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम
अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो सर आज के सेशन में अगर हम समराइज करें तो क्या समझा हमने? आज के सेशन में हमने समझा कि हमें स्टेप 2 में क्या करना है और स्टेप 3 में क्या करना है। और एनुअल सेशन में हम क्या करेंगे? एनुअल सेशन में अब हम केस स्टडी कंसिडर करेंगे, और सबसे पहले हम केस स्टडी जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे प्रोप्राइटर का, इंडिविजुअल। जैसे कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कोई शॉप रन करें, लाइक मेडिकल स्टोर हो गया, कोई कपड़े की दुकान हो गई है ना, या कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया है ना, तो वो अपने खुद के नाम पे ही वो बिजनेस रन कर रहे हैं, है ना। तो सर अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया कि मुझे मेरा अकाउंटिंग आप करिए, मेरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। या फिर आप किसी कंपनी में गए और उस कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, है ना, या फिर जो इन्वेस्टर होंगे, मान लेते हैं वहाँ पे उनका एक कोई एडिशनल कोई जो कंपनी उन्होंने बना के रखी हो, है ना, या एंटिटी बना के रखी हो, ठीक है, जिसको हम सब्सिडरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर वो मान के चलो वो प्रोप्राइटर हुई तो वहाँ पे आपको हैंडल करना होगा। तो प्रोप्राइटर आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो अकाउंटिंग में तो यूज आएगा। जब आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी में आपको एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज मिलेंगी, जहाँ पे आपको मेन तो कंपनी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी LLPs, फर्म, कंपनीज, प्रोप्राइटर बहुत सारी हो सकती है ना, क्योंकि जो आपके डायरेक्टर या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी अलग अलग एंटिटीज होती है, तो वो भी काम आपको दिया जा सकता है ना, करेक्ट है। तो इसलिए मुझे प्रोप्राइटर का भी पूरा अकाउंटिंग समझना चाहिए। तो पहले हम प्रोप्राइटर करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है HUF पे भी जाएंगे, फर्म पे भी जाएंगे, LLP को भी एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम कंपनीज को भी एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो ग्रेजुअली हम अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बट आज के सेशन में अगर कुछ डाउट हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।